हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेफाइट। कार्बन के एलोट्रॉप्स हमने पिछले वीडियोस में पढ़े थे, ये उसका जस्ट दूसरा पार्ट है। अब हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट भी क्या था? एक एलोट्रॉप है। किसका? कार्बन का। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेंस, फ्लोरेंस ही बोलते हैं, बकमिस्टर तो उसका एक टाइप है। तो फ्लोरेंस भी क्या थे? क्रिस्टलाइन फॉर्म थे। किसके? क्रिस्टलाइन फॉर्म हमने पढ़े थे किसके? कार्बन के, एलोट्रॉप्स। अब हम पढ़ते हैं क्या? इसका एक फॉर्म जिसको बोलते हैं हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या फॉर्म है? कार्बन का। इसका कलर होता है, ठीक है, जैसे डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड कैसा होता है? डायमंड होता है ट्रांसपेरेंट और कलरलेस, लेकिन इसका जो कलर होता है ये कैसा होता है? ब्लैकिश ग्रे। ब्लैकिश ग्रे कलर देखने को मिलता है, मतलब काला और ग्रे। ग्रे कलर कुछ हल्का सा वाइटिश हो जाता है, वही काले का फॉर्म होता है। इसके अलावा ये कैसा होता है? ओपैक। ओपैक मतलब क्या है? इसके आर पार हम नहीं देख सकते, इसको बोलते हैं क्या? ओपैक। ओपैक सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसके आर पार नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे बताया था, ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल की लीड। तो आप देख सकते हैं जो पेंसिल की लीड होती है वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है। तो ग्रेफाइट, अगर पेंसिल की लीड आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे ग्रेफाइट कैसा होता है, और उसके आर पार भी हम नहीं देख पाते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की और फिर इनके यूजेस भी साथ साथ पढ़ते हैं, तो ग्रेफाइट ऐसा सॉलिड होता है जो आसानी से उंगली से हमारी टूट जाता है। मतलब हल्का सा टच करते हैं, पेंसिल की टिप क्या होती है? तुरंत टूट जाती है। हम शार्पनर डालते हैं, शार्पनर में घुमाते रहते हैं तो उसको शेप भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो आसानी से टूट जाता है। और आसानी से टूटता क्यों है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कार्बन 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 के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं। लेकिन इनके जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे ना, ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं। और इनके जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से तो जुड़ा होता है। किससे? एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच की तो हार्ड बॉन्डिंग है, लेकिन जो एक कार्बन की सीट है, एक चद्दर की तरह होती है, ये सीट बाई फ्लैट सीट की तरह कार्बन की, ये होती है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल जो इसकी स्ट्रक्चर है, ये एक सीट से दूसरी सीट ऊपर नीचे ओवरलैप करती है। तो और इस सीट के और इस सीट के बीच का जो फोर्स होता है ये होता है वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स जो होता है ना बहुत कमजोर होता है, छोटा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? प्रिंटिंग में, लिखावट में, जो हम लिखते हैं, जैसे पेंसिल लिखते हैं ना, लेड, जैसे ये पेंसिल चला रहे हैं तो पेंसिल चलाते समय जो पेंसिल की ऊपरी हिस्सा है ना वो एक लेयर है, उसके ठीक नीचे दूसरी लेयर है, और जब ये पेपर के पास टच कराते हैं तो पेपर में फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से ये जो ऊपर की लेयर है ये स्लाइड हो जाती है और खिसक के पेपर में रह जाती है। और जब पेन हटाते हो या पेंसिल जब हटाते हैं तो जो हिस्सा बचा होता है वो क्या होता है? इसमें एब्जॉर्ब हो चुका होता है। बाकी जो हिस्सा है वो कैसा रह जाता है? रिमेनिंग रह जाता है निब पे। तो इसकी वजह से हम आसानी से क्या कर पाते हैं? लिख पाते हैं, क्योंकि वंडर वॉल ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इनकी फ्लैट सीट्स होती हैं ये आसानी से क्या होती हैं? टूटती रहती हैं। और जब टूटती रहती हैं तो हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा देखा होगा आपने, जहाँ पे पेंसिल से लिखते हैं उसको अगर टच करके कभी देखना इस तरह से तो चिकना चिकना सा लगने लगता है, सॉफ्ट होता है। इसी वजह से ये तो पेंसिल की लेड में लिखने के लिए भी यूज किए जाते हैं और एज अ लुब्रिकेंट यूज किए जाते हैं। लुब्रिकेंट, अब लुब्रिकेंट कहाँ से यूज करने हैं? लुब्रिकेंट का मतलब क्या है? जैसे मशीन या इंजन में मोबिल डालते हैं ना, ठीक है ना, तो क्या होता है? जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। तो इसको कहाँ पे यूज करते हैं? तो देखा होगा जैसे इंजन वगैरह जब चलते हैं, गांव में किसी के चक्की होगी तो देखना, जब चक्की चलती है तो उन पे पट्टे लगे होते हैं। पट्टे में एक कार्बन का काला काला मटेरियल आता है जिसको हम रंजन बोलते हैं। वो जो रंजन होता है वो लुब्रिकेंट का काम करता है, पट्टे को पुली के साथ चिपका के रखता है।
वो क्रूसिबल के फॉर्म में कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रूसिबल। क्रूसिबल के फॉर्म में क्या होता है? जो मटेरियल पकाना होता है, जैसे अगर हमें स्टील बनाना है या आयरन के जो मटेरियल हैं उनको पकाना है या बनाना है, हीट करना है हाई टेम्परेचर, तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कार्बन की, इसलिए लिटिल अमाउंट में ये क्या कर दिए जाते हैं, उसमें मिक्स कर दिए जाते हैं। कौन? ग्रेफाइट, जिसकी वजह से वो आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो क्रूसिबल फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। इसके अलावा कार्बन का इकलौता फॉर्म होता है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है। कौन? ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर होता है। किसका? कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी और हीट का ये क्या करता है? कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। इससे आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या की जा सकती है? कंडक्ट की जा सकती है। इसके अलावा ये रिएक्टिव ही होता है नेचर में, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड हीट का कंडक्टर नहीं होता है, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसमें। मतलब डायमंड में अगर हम तार लगाएंगे तो इस पार से उस पार करंट नहीं जाएगी, गर्म करेंगे तो वो एक एंड दूसरा एंड गर्म नहीं होगा, लेकिन ये गर्म हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये रिएक्टिव होता है किसके साथ? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या HNO3 के साथ। जब इसको हम डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं, यह होता है नाइट्रिक एसिड, यह होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यह बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि डायमंड नहीं बनाता है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये बर्न कब करता है, जलता है। अब जैसे ये कार्बन है तो हमें पता है कार्बन क्या है, जल जाता है। तो क्या ये भी जलता है? तो नहीं, ग्रेफाइट एयर में बर्न नहीं करता है। हाँ, एक कंडीशन होती है, ये फ्यूम के साथ या धुआं छोड़ते हुए कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कब? जब 700 डिग्री का टेम्परेचर गर्म किया जाता है। 700 डिग्री टेम्परेचर पे जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और थोड़ी अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। लेकिन अगर इसी के पैटर्न पे बात करें किसकी? डायमंड की, तो डायमंड को जलाया जा सकता है। हवा में डायमंड जल सकता है, काट नहीं सकते, रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन उसको जला सकते हैं। लेकिन जलाने के लिए डायमंड को, ये डायमंड है, अगर इसको जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी और साथ में 900 डिग्री सेल्सियस का एक बड़ा सा टेम्परेचर जरूरी होगा। उस केस में डायमंड सीधे सीधे सिंपल कोयले में परिवर्तित हो जाएगा। सिंपल सा कोयला बना सकते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें कि ग्रेफाइट अगर हमें बनाना हो आर्टिफिशियली, ये तो नेचर में पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में गड्ढा खुदाई की, कार्बन के साथ ये भी मिल गया। लेकिन अगर हमें ग्रेफाइट बनाना हो तो ग्रेफाइट बनाने के लिए हम या लेबोरेटरी में कैसे सिंथेसाइज करें? तो सिंपल, जो हमारे पास कोल है, कोयला, कोल से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रेफाइट के सॉलिडिफाइड रॉड में या लेड बना सकते हैं इसकी। अब बात करते हैं क्या डायमंड भी हम बना सकते हैं आर्टिफिशियली? तो हाँ, डायमंड भी हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है क्या? एक हाई टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायरमेंट होगा। उस केस में हम सिंपल कार्बन को एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब जरूरी है कि वहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, कार्बन को बहुत हाई और टेम्परेचर और प्रेशर पे काफ़ी समय तक जब रखेंगे तो ये कार्बन कन्वर्ट हो सकता है किसमें? डायमंड पे। हालांकि बहुत आसान नहीं होता है, बट आर्टिफिशियली इसको बनाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डायमंड के बारे में। काफ़ी उत्सुकता हो रही होगी लोगों को जानने की कि डायमंड की ढांचा भी तो पढ़ लें कि मतलब हमने सुना है महंगा बिकता है और बहुत सारी चीज़ें जेम्स के रूप में यूज की जाती हैं, ज्वेलरी काफ़ी महंगा आइटम है। लेकिन स्ट्रक्चर और ढांचा आज हम पढ़ते हैं उसकी डिटेल स्टडी कि होता क्या है डायमंड। तो जो डायमंड है इसके सबसे पहले बात करते हैं शेप की। तो ये होता क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन होता है। बस इतना समझ लो कि ये भी है क्या है? वही कोयला, कार्बन, सी। ठीक है, किसका है ये?
कार्बन है, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म तो नहीं बोलते हैं, पर हाँ प्योर फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो होता है लैम्प ब्लैक, जो भी यहाँ पे लिखा था नीचे सूट। ठीक है, प्योर फॉर्म में तो ये नहीं पाया जाता, बट हाँ इम्प्योरिटीज भी इसमें मिक्स होती हैं। देखते होंगे कभी नीला हीरा, लाल हीरा, वो सब किसकी वजह से होती हैं? उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब अशुद्धता। जैसे कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, कार्बन 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 कार्बन, और इसके साथ एक आयरन आ गया। आयरन होता है रेड कलर का, तो पूरा जो कार्बन का ये डायमंड का टुकड़ा नजर आएगा ना, ये लाल नजर आने लगेगा, तो ये लाल डायमंड हो जाता है। अदरवाइज अगर हम बात करें डायमंड की, तो ये कैसा होता है? रंगहीन, जिसको बोलते हैं क्या? कलरलेस, और ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है? इसके आर पार हम देख सकते हैं, ये पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है। इसके पास अपना कोई रंग नहीं होता, और कैसा होता है? आर पार देखने लायक होता है। इसके अलावा ये काफी हार्ड होता है। इतना हार्ड होता क्यों है वो देख लेते हैं। इतना हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो बहुत पास पास होते हैं। पास पास होने का मतलब, और सबसे पहली जो चीज है इनको स्ट्रांग बनाती है, वो है इसका स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन, कुछ इस तरह से इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, बिल्कुल पास पास। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल, और समटाइम्स जब एक टेट्राहेड्रल दूसरे टेट्राहेड्रल के साथ ओवरलैप करता है तो ये बना लेते हैं ऑक्टाहेड्रल, मतलब 8 दिशाओं से इनकी खोपड़ी नजर आती है। हेड्रल मतलब हेड, और टेट्रा मतलब 4 दिशाओं में। अगर ये जैसे यहां से देखोगे तो भी एक हेड नजर आएगा, इधर से देखोगे तो भी एक हेड, इधर से देखोगे तो भी हेड, इधर से देखोगे तो भी एक हेड नजर आएगा, इनकी खोपड़ी नजर आएगी। उसी तरह ऑक्टाहेड्रल जब ये कंबाइन कर जाएंगे 4 और 4 8, तो ये टेट्राहेड्रल सबसे ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कहीं कहीं पे ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। और इनके जो कार्बन है ना, इनके बीच में वही बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो हमने पढ़ा था कहाँ पे? बकमिस्टर फ्लोरेंस में, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि सहसंयोजक बंध। इसकी वजह से, और एक चीज, इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच की जो दूरी होती है ना, ये बहुत स्मॉल होती है, इतनी छोटी कि ये पिकोमीटर में मेजर की जाती है। पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, बहुत छोटा होता है। हम आंख से तो फिलहाल इनके दूरी के, एटम के डिस्टेंस की तो नहीं पता लगा सकते। फिर इतने पास पास होने की वजह से अब सोचो क्या है, जब पास पास कोई चीज जुड़ी होगी एकदम कॉम्पैक्ट, तो उसको तोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरे अर्थ सरफेस पे ये रिटन प्रेजेंट है। पूरे अर्थ सरफेस पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर कोई है तो वो क्या है? डायमंड। इससे ज़्यादा हार्ड अभी तक अर्थ सरफेस पे कोई भी सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट है। इसको आसानी से या किसी नॉर्मल चीज़ से ना तोड़ा जा सकता है कि हथौड़ी लेके आए और डायमंड को तोड़ दिया, ना तोड़ सकते हैं, ना चाकू से या आरी से लगा के इसको काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये क्या होता है? हार्ड होता है। इसी वजह से इसकी जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है ना, इसके जो पास पास बॉन्ड क्या है? बॉन्ड गैपिंग बिल्कुल है ही नहीं। और बॉन्ड कैसा है? कोवैलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसकी वजह से इसको यूज किया जाता है पॉइंट ड्रिलिंग में। पॉइंट में जो बोरिंग ड्रिलिंग की जाती है, बहुत ही हार्ड गहराई में पत्थर को तोड़ना होता है, तो ड्रिलिंग मशीन के टिप पे क्या लगा दिया जाता है? डायमंड लगा दिया जाता है। इसके अलावा ग्लास कटिंग में, ग्लास की कटिंग में, और कभी कभी कुछ डायमंड खुद अपने डायमंड को काटने के लिए यूज किया जाता है। तो डायमंड को ग्लास कटिंग में और पॉइंट की ड्रिलिंग करने में इसको यूज किया जाता है। अब इसकी दूसरी एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है, और इसके बीच का जब हम बात करते हैं, एंगल जो बने हुए हैं, इनके एंगल में एक टर्म आता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल रिक्वायरमेंट होता है। लाइट में पढ़ेंगे हम, या लाइट का अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो लिंक में, प्लेलिस्ट में हमारे चैनल में अपलोड है ऑलरेडी, वहाँ पे हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। क्या है ये?
क्रिटिकल एंगल एक ऐसा मिनिमम एंगल होता है जिसमें लाइट रे अंदर तो जाती है लेकिन बाहर नहीं आ पाती है। जैसे अगर हम इसकी शेप की बात करें तो कुछ इस तरह से डायमंड आपको देखने को मिलता है बना हुआ, ऐसे ही तो कुछ नजर आता है आपको डायमंड। फिर इस तरह के शेप आपको डायमंड के नॉर्मली मार्केट में या जब भी सर्च करेंगे आप तो कुछ इस तरह का शेप इनको बना हुआ आपको मिलेगा डायमंड का। तो डायमंड का जो ये शेप है ना, कुछ इस स्ट्रक्चर पे बना होता है कि इसके जब लाइट डाली जाती है इसमें तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, इसको बोलते हैं क्या, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ये हिंदी में बोला जाता है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, RI। इसको डिटेल में पढ़ लेना, लाइट की वीडियो में उपलब्ध है, प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में ये मेंशन किया गया है, लाइट नाम का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 2-3 वीडियोज होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे है, किसी वीडियो में देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जब लाइट रे अंदर जाती है ना, तो लाइट रे अंदर जाने के बाद इस सरफेस से जब पार करती है तो टकरा के जब बाहर निकलने जाती है तो ये निकल नहीं पाती है। फिर ये क्या करती है, लाइट रे इसी के अंदर टहलती रहती है। इसके जो टहलना होता है इसकी वजह से पूरा का पूरा जो डायमंड होता है, पूरी लाइट एक अंदर गई थी और ये हर एरिया में कुछ इस तरह से ऐसे टहलती घूमती रहती है, इसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। इस वजह से पूरा का पूरा डायमंड क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है एक सिंगल रे ऑफ लाइट से। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं TIR, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से क्या होती है, स्पार्कलिंग होती है। स्पार्कलिंग मतलब चमक, और इसको बोलते हैं स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड फिनोमेनन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा डायमंड चमकने लगता है, और इसी चमक की वजह से हम लोग इतना खर्चा करते हैं इसको, इस पे इतना पैसा खर्चा करते हैं और हम इसको एज अ जेम यूज करते हैं ज्वेलरी में। ये पाया कहाँ जाता है, कुछ इंडिया के रीजन में। इंडिया में ये इकलौती जगह है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, नाम है पन्ना। ठीक है, पन्ना माइन में ये पाया जाता है इंडिया में, यानी कि भारत देश में। बाकी ये ज़्यादातर आपको अफ्रीकन कंट्रीज में मिलेगा, अफ्रीका में और ब्राज़ील के रीजन में ये ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ की ज़मीन की खुदाई करके इसको निकाला जाता है। ये भी क्या होता है, एक फॉसिल फ्यूल है। ज़मीन के अंदर जब बहुत सारे सैकड़ों साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या पेड़ पौधे थे जो दब गए थे, उनकी वजह से ये दोबारा से बन के तैयार होता है। ठीक है, अब सोच रहे होगे कि इसको शेप कैसे दिया जाता है, जैसे छोटे छोटे डायमंड्स आते हैं बढ़िया डिजाइनदार, तो ये वाला जो डिजाइन है डायमंड का कैसे बनाया जाता है, तो इसको काट के नहीं, इनको फ्रिक्शन करके रगड़ रगड़ के इसकी घिसाई की जाती है। जो लोग आसपास सूरत या गुजरात रीजन में रहते होंगे तो वो जानते होंगे या सुना होगा उनसे, वहाँ पे वो काम भी करते हैं कुछ लोग, किसका, हीरा घिसाई का। जो हीरा घिसाई का काम होता है वो घिस के उसको शेप प्रोवाइड किया जाता है, फ्रिक्शनल सरफेस पे इसको रगड़ा जाता है, जिसकी वजह से इसका शेप बनता है। इसको चाकू की तरह, जैसे केक है ना, चाकू से काटा अलग अलग शेप आ गया, उस तरह से डायमंड का शेप नहीं आता है, इसका शेप आता है फ्रिक्शन से। इसको घिसा जाता है हीरे को और अलग अलग शेप दिया जाता है। अब बात करते हैं एक और फॉर्म कार्बन का, जिसको बोलते हैं हम कोल। कोल का नाम सबके दिमाग में आया होगा तो पता लगा होगा क्या है ये, कोयला। अब ये कोयला बनता कैसे है, क्योंकि डायमंड भी बना था किससे, फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में। उसी तरह, हालांकि फ्यूल के रूप में यूज नहीं किया जाता है, पर हाँ कोल फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में। कोल बनता कैसे है, जब बहुत समय तक जो प्लांट और लिविंग डेड एनिमल हैं, प्लांट प्लस एनिमल दोनों, जब बहुत लंबे समय तक बरीड रहते हैं अर्थ सरफेस पे और लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन इनको प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तब जो बैक्टीरिया इन पे एक्शन करते हैं, बैक्टीरियल एक्शन होता है, बैक्टीरिया की वजह से ये क्या कर दिए जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, मतलब इनका क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है प्लांट और एनिमल्स का लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में। तब बन के तैयार होता है कौन, कोल। ठीक है, कोयला।
करेक्ट। तो अब जब ये बैक्टीरियल एक्शन होता है तो अब यहाँ पे कार्बन के कंटेंट क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। कहीं कहीं पे कार्बन क्या हो जाता है, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जो ये कोल बनता है इसमें कार्बन की अलग अलग क्वांटिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे एक कंपोनेंट है उसमें सजावट के लिए जैसे मिक्सचर तैयार किया जाता है, जैसे चाय बनाया गया, तो किसी में चीनी कम हो गई, किसी में चीनी ज़्यादा हो गई, किसी में चीनी मॉडरेट हो गई, तो अलग अलग वेरिएशन होते हैं। उसी तरह जब ये प्लांट और एनिमल में बैक्टीरियल एक्शन होता है तो कार्बन के कंटेंट अलग अलग रीजन पे, ये काफ़ी समय तक, जैसे बहुत समय तक जो बरीड था उसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है, जो कम समय पहले बरीड हुआ था उसमें कार्बन का कंटेंट कम हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन के कंटेंट के बिहाफ पे कोल को अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। पीट कार्बन की, पीट, ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो कार्बन का जो कंटेंट है लगभग 60% पाया जाता है। पीट कार्बन के बाद एक कार्बन है लिग्नाइट। लिग्नाइट कार्बन की अगर हम बात करें कोल की तो इसमें लगभग 65% कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके बाद एक फॉर्म होता है इसका बिटुमिनस। बिटुमिनस जो कार्बन होता है इसमें लगभग 80% कार्बन होता है। देखो, पीट और लिग्नाइट को हम फर्दर डिकम्पोजिशन में लेके जाते हैं, अलग अलग फॉर्म में इनको बनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस को जब हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं तो यहाँ से स्मोकी फ्लेम रिलीज होती है। मतलब क्या है, धुआं निकलती हुई ज्वाला, फ्लेम। ये कोयला कुछ इस तरह से होता है जैसे घरों में ठंडी के दिनों में जब लकड़ी जलाई जाती है तो लकड़ी जब कंप्लीट नहीं जल पाती है तो क्या होता है, उसमें से कुछ कोयला निकलता है, ठीक है ना। वो जो कोयला होता है, पोरस होता है, वो होता है बिटुमिनस कोयला। उसको जब जलाते हैं तो क्या है, फिर से धुआं निकलता है। 80% कार्बन कंटेंट होता है। इसके बाद जो एक कार्बन कंटेंट यहाँ पे कोयले का फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कार्बन का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें 90% कार्बन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन या कोल कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। इसमें 90% कौन प्रेजेंट होता है, कार्बन होता है। ये हार्ड होता है और जब इसको जलाते हैं तो ये नॉन स्मोकी फ्यूम कैलकुलेट करता है। मतलब इसमें धुआं नहीं निकलता है जलाने में, स्मोकी फ्यूम्स या फ्लेम निकलती है। जैसे देखा होगा जो पत्थर जैसे कोयले आते हैं, थोड़ा सा वाइट कलर के दिखते हैं, जो भट्टियों में जलाते हैं चाय वाले के पास, या मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, जो नॉन रोटी पकाने के लिए लगाया जाता है, बड़ा बड़ा सा तंदूर जिसको बोलते हैं, उसमें जो यूज किया जाता है कौन, कोयला, वो एंथ्रासाइट फॉर्म होता है, 90% होता है और ये नॉन स्मोकी होता है। इस वजह से जो रोटी होती हैं वो क्या होती हैं, धुएं से नहीं भर जाती हैं, क्योंकि अगर इस स्मोक में बनाएंगे तो क्या होगा, धुआं धुआं ही नजर आएगा खाने में। तो एंथ्रासाइट नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है और 90% कार्बन कैरी करता है। ये होता है क्या, कोल। और ये कोल के अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं कार्बन का अगला फॉर्म जिसको बोलते हैं हम कोक। कोक भी कार्बन का ही एक फॉर्म होता है। एक तरह से कह सकते हैं ये लगभग एंथ्रासाइट कोल की तरह होता है, लेकिन ये बनाता है किससे, बिटुमिनस से। बिटुमिनस कोल को, जो कोल है उसको लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस पे, 1300 डिग्री सेल्सियस पे, बिटुमिनस में क्या था, 20% इंप्योरिटी थी और 80% क्या था, कार्बन था। 80% कार्बन को छोड़ के 20% जो इंप्योरिटीज है इसको हटाने के लिए लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस पे लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब हम इसको बर्न करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम देते हैं, तो जब ये बर्न करता है तो इसका जो 20% इंप्योरिटीज था वो कौन सी इंप्योरिटीज, वोलाटाइल इंप्योरिटीज। वोलाटाइल जो इंप्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां ऐसी थी जो वाष्पीकृत हो सकती थी, तो 1300 डिग्री सेल्सियस देने पे ये वेपर फेज में यानी कि वाष्प के फॉर्म में इससे निकल के चली जाती हैं, तो बन के तैयार होता है कौन, कोक। अब कोक को यूज करते हैं एज अ फ्यूल, ईंधन के तौर पे। ये स्मोकलेस फ्यूम के साथ बर्न करता है जैसे एंथ्रासाइट
स्मोकलेस होती है, मतलब इससे धुआं नहीं निकलता है जब इसको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो फिनोमिनन होती है ना 1300 डिग्री या हाई टेम्परेचर पे वोलाटाइल इंप्योरिटीज को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं हम क्या, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है क्या, बिटुमिनस कोल से वोलेटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव करने का जो मेथड होता है, इस मेथड को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इससे हम कोक बनाते हैं, कोक को ईंधन के रूप में यूज करते हैं, बर्न करते हैं, स्मोकलेस फ्लेम के साथ ये बर्न करता है, ज्वाला निकलती है और कोई धुआं नहीं होता है। तो कोक एक गैस है जिसको बोलते हैं हम वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस के बारे में हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं। वाटर गैस का जो कंपोजिशन होता है, यह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये बनके तैयार होता है क्या, वाटर गैस। ये होती है वाटर गैस। लैंप ब्लैक नाम है इसका, लैंप ब्लैक, आपको कुछ समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा नाम इसका होता है सूट, इससे भी कुछ नाम हो सकता है समझ में आया हो, ठीक है। हाँ, एक ये सूट एच नहीं होता है, सूट बोलते हैं सिर्फ इसको। लैंप मतलब जो हम लैंप जलाते हैं उसकी वजह से जो कालापन निकलता है ना, उसको बोलते हैं लैंप ब्लैक कार्बन। देखा होगा सबने, घर में स्पेशली दीपावली के उपलक्ष्य में दिया जलाया जाता है और उस दीपक में एक हम लोगों की मान्यता है कि उस दीपक को, जो घी का दिया जलाया जाता है भगवान जी के पास, उसके पास क्या करते हैं हम, एक घड़े का या मिट्टी का एक बर्तन रख देते हैं। उसके ऊपर जब दीपक से जाता हुआ ऊपर क्या धुआं जाता है तो प्रॉपरली जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है उसको, तो प्रॉपर बर्निंग नहीं होती और प्रॉपर बर्निंग ना होने की वजह से उस जो सरफेस में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऊपर से कवर करके रखा जाता है और यहाँ पे अगर हम दिया जला रहे हैं और इसकी वजह से फ्लेम जल रही है और फ्लेम ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा तेल प्रेजेंट होता है और इस तेल का प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो यहाँ से जो कार्बन होते हैं ना, वो यहाँ पे डिपॉजिट करने लगते हैं धीरे धीरे। ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इतने छोटे छोटे महीन होते हैं कि हल्का सा टच करने पे बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये कार्बन की जो लेयर होती है, ये लेयर भट्टियों में भी देखने को मिलती है, चिमनीज में भी देखने को मिलती है। इस लेयर को बोलते हैं लैंप ब्लैक, ठीक है। कार्बन का ये फॉर्म, इसको बोलते हैं हम क्या, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसका, कार्बन का। कोई इंप्योरिटीज नहीं उगाई जाती हैं इसमें, सबसे अच्छा कार्बन का फॉर्म होता है। इसका यूज बहुत सारी जगहों पे किया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। तो अगर हम बात करें तो हमारी आंखों में काजल बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा जूतों की पॉलिश के लिए शू पॉलिश में यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिंटर की जो इंक आती है, चूंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, माइन्यूट पोरस होते हैं, इसलिए प्रिंटर की इंक बनाने में, और जो टाइपराइटर का रिबन देखते हैं ना आप लोग, बटन दबाने के बाद अक्षर छप जाते हैं, वहाँ पे भी लैंप ब्लैक कार्बन का ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्म जिसको हम पढ़ते हैं क्या, चारकोल। चारकोल भी एक फॉर्म होता है किसका, कार्बन का। इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ये थे कार्बन के एलोट्रॉफ्स जो आज हमने पढ़े हैं। इसके बाद हम वापस से पहुंचेंगे अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों के बारे में, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कार्बन से जुड़े हुए जो पदार्थ हैं वो सब कार्बनिक नहीं होते हैं, कुछ उसमें अकार्बनिक भी होते हैं। इससे संबंधित अगर कुछ और तथ्य या जानकारी आपके पास उपलब्ध है तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ पे आप सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में आगे पढ़ेंगे हम उन सब के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।